गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि मकर संक्रांति का जो उत्सव है वो बहुत ही आनंदपूर्वक रहा होगा आपके और आपके परिवार के लिए। क्लासेस तो उधर नहीं हो पाए थे, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना भारत का संविधान भाग 3 मूल अधिकार का अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 19 थोड़ा रिवीजन कर ले। तो देखो, अनुच्छेद 19 में मैंने आपको पढ़ाया था कि उस पर 19 के क्लॉज 2 से 19 के क्लॉज 6 में जो प्रतिबंध लगा है वो 19 के क्लॉज 1 में जो आज़ादी दी गई है उस पर लगा है। तो उसमें था वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, समिति और संगठन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था कि हम वाक और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता। तो वाक और अभिव्यक्ति में क्या था कि बोल सकते हैं, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, उसी में फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है, उसी में ये बोला जा रहा है कि आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, हड़ताल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध था। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सरकार का ऐसे एक अधिकार नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें थी। और उसमें एक और बात ये थी कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, तो बंद आयोजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, बंद आयोजित नहीं कर सकते हैं, फिर भी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, बंद बुलवाती हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्जित है। लेकिन हड़ताल कर सकते, विरोध कर सकते हैं। तो ये सब बताया है मैंने। उसके बाद से प्रतिबंध किन आधारों पे लगेगा कि राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध ना हो, मानहानि के विरुद्ध ना हो, मतलब एलिगेंस ना हो किसी के प्रति। उसके बाद से क्या, लोक व्यवस्था के विरुद्ध ना हो, सदाचार नैतिकता के विरुद्ध ना हो। तो इस प्रकार मैंने प्रतिबंध भी बताए थे। तो अब हम चलते हैं बच्चों अनुच्छेद 20 की तरफ, और जो नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे कि प्रीवियस क्लास जरूर देख लेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनुच्छेद 20। तो देखो, आर्टिकल 20 बोल रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो हमारा संविधान है वो अपराधियों को भी क्या देता है, तो संरक्षण देता है। अपराधियों को भी क्या देता है, तो मूल अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है। ऐसा नहीं कि जो अपराधी हैं उनका फंडामेंटल राइट हम उनसे छीन लेंगे। तो अपराधियों को भी ये क्या दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। तो इसका एग्जैक्ट जो वर्ड है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्लियर? तो अब देखो, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 मामले आते हैं। तो बारी बारी से हम तीनों मामलों को पढ़ेंगे। तो पहले हम पहला मामला पढ़ लेते हैं। तो पहला मामला है वो आपराधिक मामले। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है कि भूतलक्षी विधि का निर्माण नहीं होगा। अब भूतलक्षी विधि होता क्या है, इसको समझते हैं। तो भूतलक्षी का मतलब होता है बैकडेट। समझिए, मान लीजिए अगर आप आज कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, तो आप पे जो कानून लगेगा वो अभी प्रेजेंट में जो कानून है, अपराध के लिए जो कानून बना है उसके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब यही दोष, मान लीजिए आपकी कार्रवाई चल रही है, ठीक है, आपको भी सजा नहीं मिला है। अभी न्यायालय का तो जानते हैं कि कितना लंबा होता है। तो क्या हुआ कि अब तो अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2 साल बाद क्या हुआ कि नया कानून बन गया। मान लीजिए, समझिए, मनी लॉन्ड्रिंग का आपके ऊपर कोई केस आता है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग, अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। तो 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। 2019 में क्या हुआ, अनिल जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का 2019 में क्या हुआ था, आरोप चल रहा था, लगा हुआ था आरोप। तो उनके ऊपर जो चल रहा था कार्रवाई, तो 2019 पे अगर उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, 2019 में वो पकड़े गए हैं, तो जो कानून, जो उन पे मामले चलेंगे वो 2019 के जो एक्ट होगा मनी लॉन्ड्रिंग, उसके आधार पर ही चलेंगे। अब ये नहीं कि ये कार्रवाई चल रही है तो 2022 में कोई नया एक्ट आया तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। ऐसा नहीं है। तो यही बोलता है कि जिस समय जो कानून है उसी के आधार पर दंड दिया जाएगा। ये नहीं कि कुछ नया कानून बना तो क्या करेंगे, हम नए कानून के आधार पर पुराने जो क्राइम होंगे उनको दंडित करेंगे। आज के डेट में अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो प्रेजेंट में जो कानून होगा उसके आधार पर आपको सजा मिलेगी। अब क्या है कि आपकी कार्रवाई चल रही है, आप पता चला कि 2 साल बाद कोई नया कानून आ गया, तो उसके आधार पर फिर ये नहीं करेगा न्यायालय कि अब उस आधार पर आपको दंड देगा। नहीं, जिस डेट पे आपने कांड किया है उसी के आधार पर, उसी डेट पे आपको क्या मिलेगा, आपको
दंड मिलेगा, उसी डेट पे बने हुए कानून के आधार पे आपको दंडित किया जाएगा। ये नहीं है कि आप अभी मान लीजिए कि अभी 2024 में कोई एक्ट बना और क्राइम 2023 में किया गया है, तो क्या करेंगे, अभी कार्रवाई हो रही है, चल रही है जो भी, तो आपको क्या करेंगे कि पीछे जाकर 2024 का जो अभी कानून बना मान लो, तो ये क्या होगा कि 2023 में जो क्राइम किया गया उस पर जाके लगा देंगे बैक डेट, वो नहीं होगा। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखिए होता क्या है कि मामले जो हैं वो दो हो गए, एक हो गए आपराधिक मामले, एक हो गए सिविल मामले। तो आपराधिक मामले जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, जैसे कि हत्या हो गई, ठीक है, डकैती हो गया, तो इस तरह के जो मामले हैं, चोरी के मामले, ठीक है, किडनैपिंग के मामले, तो अपहरण वगैरह, रेप के मामले, तो इस तरह के मामले आपराधिक मामले हैं। तो इन पे भूतलक्षी विधि का निर्माण नहीं होगा, मतलब कि इन पे ऐसा नहीं होगा कि क्राइम किया गया है 2019 में, एक्ट बना 2023 में, तो क्या किया जाएगा, पीछे जाके 2019 के जो अपराधी हैं उन पे 2023 का एक्ट लागू किया जाए, ऐसा नहीं होगा। जिस ईयर में जो जैसे कि 2023 में अगर कोई अपराध करता है तो इस टाइम जो प्रेजेंट एक्ट होगा, जो प्रेजेंट कानून होगा, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 2024-25 में जो बनेगा उसके आधार पर इसको फिर से क्या कर देंगे, हम पनिश करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं सिविल मामले। तो आपराधिक हो गए और एक मामला सिविल हो गया। तो आपराधिक मामला जिसका प्रभाव समाज पे पड़ता है, और सिविल मामला व्यक्तिगत मामला, जैसे कि संपत्ति का हो गया, विवाह का हो गया, तो इसका प्रभाव पूरे समाज पे नहीं पड़ता, एक विशेष व्यक्ति पे पड़ता है। तो इसमें क्या है ना, भूतलक्षी विधि का निर्माण होगा। अब बात को समझना है, इसमें भूतलक्षी विधि के निर्माण के बारे में बताया गया है। ठीक है, संपत्ति का मामला हो गया, विवाह का मामला हो गया, तो इसमें भूतलक्षी विधि का निर्माण होगा। मतलब कि जैसे कि अगर कानून अभी एक्ट अगर नया आता है, ठीक है, 2024 में कोई नया एक्ट आता है और मामला मान लीजिए 2022 का है, 2023 का है, या फिर 2019 का है, 20 का है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पीछे से बैक डेट से लगा सकती है, ये एक्ट को बैक डेट से लगा सकती है। फिर वो जितनी कार्रवाई होंगी, जो प्रोसेस में होंगी, चल रही है, उन सब पे 2024 के एक्ट के आधार पे काम किया जाएगा। तो अब इनकम टैक्स एक्ट मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए भारत में एक मामला आया था वोडाफोन का, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट में आखिर हुआ क्या, मान लीजिए गवर्नमेंट ने, मान लीजिए 2023 में 15% टैक्स रेट है, ठीक है, और गवर्नमेंट को लगा कि किसी विशेष कंपनी को क्या हो रहा है, लगातार फायदा हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि हो सके पीछे जाएगी और बोलेगी कि 2019 से इसके ऊपर हम 15% क्या करेंगे, टैक्स रेट लगाएंगे। 2023 का जो टैक्स रेट है वो 3 साल पीछे जाके लगा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत विवाद हुए। तो अभी तो फिलहाल इंडिया में ये नहीं हो रहा है, रोक दिया गया है, लेकिन वोडाफोन का आपको याद होगा कि इस तरह का ही मामला आया था जिसमें विवाद हो रहा था, टैक्स वो पीछे से जाके ले लेगा। तो अभी इसमें क्या था ना कि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि विदेशी कंपनी क्या करेगी, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरेगी। वो तो सोचेगी भाई अभी मान लो प्रेजेंट है 10%, मान लो प्रेजेंट में 10% है, हमने इन्वेस्ट किया, टैक्स रेट 10% है। अगर देखेगा सरकार देखेगी कि अरे मेरी मतलब कोई भी कंपनी है, मान लो कोई भी XYZ कोई कंपनी है, तो ये मान लो ये इसको फायदा हो रहा है, कंटिन्यू इसको फायदा हो रहा है, 10% टैक्स रेट है, फिर भी इसको फायदा हो रहा है इस कंपनी को, तो ये क्या करेगी, टैक्स रेट अगले साल क्या कर देगी, हो सके बढ़ा के, तो ये इस पे बैक डेट से लागू कर देगी। बोलिए कि नहीं, जैसे 2019 से मान लो इसको फायदा हो रहा है, 19, 20, 21, 22, और 2023 में क्या कर देगी कंपनी, ये गवर्नमेंट सरकार 15% करके और पीछे से लगा देगी कि चलो भरो अब। तो इस तरह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में गिरावट आएगी इंडिया में, इसीलिए इसको अभी रोका गया है। लेकिन इतना याद रखिए कि सिविल मामले में भूतलक्षी विधि का निर्माण होगा, लेकिन आपराधिक मामले में नहीं होगा। जिस समय आप जो अपराध कर रहे हैं उस समय के कानून के आधार पर ही आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये नहीं है कि नया जब एक्ट आएगा तो उसके आधार पर आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे मामले में चलते हैं। तो पहला मामला आपराधिक मामला में जिसमें भूतलक्षी विधि का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है
तो अनुच्छेद 20 में जो दूसरी बात बोली गई है, पहली बात तो भूतलक्षी विधि का निर्माण नहीं होगा, अर्थात कि जिस समय पे हम जो अपराध करेंगे उस समय के कानून के आधार पर ही हमारी सुनवाई होगी। ये नहीं कि नए ईयर में कोई नया कानून बना तो और पुराने ईयर पे क्या करेंगे, पुराने ईयर में जो मामले चल रहे हैं अभी तक उस पर लगा देंगे वो नया ईयर का कानून, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, दूसरा बोल रहा है दोहरा जोखिम और दोहरा दंड। ठीक है, दोहरा जोखिम और दोहरा दंड समझ में आया, डबल पनिशमेंट, मतलब एक अपराध के लिए हमको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा, ये नहीं कि बार बार। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है वो समझ, इसमें बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध में, यहां तक समझ में आ गया, एक व्यक्ति को एक ही अपराध में, मतलब अपराध एक है तो एक से ज्यादा बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो एक से ज्यादा बार ना ही आपको अभियोजित ना ही आपको दंडित किया जाएगा। तो देखो दंडित तो समझ गया, अभियोजित का मतलब समझिए। तो देखो अभियोजन और ट्रायल दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। तो मैंने ट्रायल के बारे में बताया ही है कि न्यायपालिका का काम है ट्रायल करना, ये डिसाइड करना कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ठीक है, तो अभियोजन और ट्रायल में क्या होता है कि जब हम कोई भी अपराध करते हैं और न्यायालय के सामने हमें पेश किया जाता है तो एक पक्ष और विपक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक होता है पक्ष और एक विपक्ष। तो दोनों की बात को क्या करेगा, न्यायालय सुनेगा और न्यायालय ये डिसाइड करेगा और सबूत भी देखेगा और न्यायालय क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, तो इसके आधार पर मान लो किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी साबित कर दिया। ठीक है, अब यहां तक हमको ये ध्यान में रखना है कि जब पक्ष और विपक्ष है, कभी हम क्राइम करते हैं तो दो पक्ष होता है। ठीक है, तो आमने सामने वाले दोनों की बात को न्यायालय को सुनना पड़ता है। अब मान लो न्यायालय ने इसे बोला, इसने क्राइम किया है, ये मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी ने क्राइम किया, ए ने शिकायत की है। तो अगर न्यायालय को लगा कि नहीं बी क्या है, निर्दोष है, तो इसको अगर न्यायालय निर्दोष प्रूफ कर देता है तो ए क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, असंतुष्ट हो जाएगा। और अगर बी को सजा दे देता है न्यायालय तब क्या हो जाएगा, बी असंतुष्ट हो जाएगा। तो दोनों ही मामले में कोई ना कोई असंतुष्ट होंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि अभियोजन जो पहला कहाँ होता है, तो पहला जनपद न्यायालय में होता है। तो अभियोजन पर जनपद न्यायालय 3 हो गए, जनपद हो गया, उच्च और उच्चतम। तो जो निचला हमारा न्यायालय है तो वहां पे क्या होगा, आपका पहला अभियोजन होगा, पहला ट्रायल होगा, वहां पे पहली बार आप पेश होंगे, अपने आप को प्रूफ करेंगे, जो भी न्यायालय डिसाइड कर लेगी। अगर आप दोषी हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आपको लगेगा कि जनपद न्यायालय ने फैसला गलत सुनाया है। तो एक चीज याद रखिएगा, एक बार आपका जनपद न्यायालय में अभियोजन हो गया तो दोबारा आप इस न्यायालय में अपना अभियोजन नहीं करवा सकते, नहीं तो फिर तो न्यायालय यही काम करते रहेगा। जैसे कि अगर बी के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो ए असंतुष्ट होगा, ए के पक्ष में फैसला सुनाएगा तो बी असंतुष्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि न्यायालय का काम यही थोड़ी है कि आपके कहने पे बार बार ट्रायल करवाते रहे, बार बार अभियोजन कराते रहे। तो पहला अभियोजन जनपद न्यायालय में होगा, अगर आप इसके फैसले से असंतुष्ट है तो वापस से इसमें कोई अभियोजन नहीं होगा, आप अपना अपील कर सकते उच्च न्यायालय में। ठीक है, अपना अपील कहाँ ले जा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय में। इतना समझ में आ गया अभियोजन ट्रायल क्या है। तो एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा और एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित भी किया जाएगा न्यायालय में। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम 6, 7, 8, 10 अपराध करते हैं तो 10 बार अभियोजन मेरा होगा, 10 बार दंडित किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, वो कहने का मतलब है कि 10 अपराध जो मैंने किया है, मैंने हमेशा बोला है कि एक अपराध, तो एक अपराध के लिए एक बार अभियोजन, लेकिन अगर हम 5 अपराध किए हैं तो 5 बार अभियोजन। क्लियर? तो अब क्या है कि ये दोहरा जोखिम और दोहरा दंड कौन नहीं देगा, तो दोहरा जोखिम और दोहरा दंड न्यायालय नहीं देगा, न्यायालय नहीं देगा। कहने का मतलब कि ये जो दोहरा जोखिम दोहरा दंड है सिर्फ और सिर्फ न्यायालय नहीं देगा, बाकी प्रशासन दे सकता है। प्रशासन पर ये लागू नहीं हो रहा है, ये सिर्फ न्यायालय पे लागू हो रहा है। तो प्रशासन देखो, मान लो हम एक एग्जांपल भी दे छोटा सा कि अगर हम जाते हैं सड़क पे और प्रशासन ने देखा मुझे कि मैंने ट्रैफिक का जो रूल है वो तोड़ दिया,
तो मेरे पे चालान काटती है ना, फिर वापस कुछ दिन के बाद फिर देखेगी तो फिर मेरे पे चालान काटेगी। तो अब एक बात समझिए, अब क्या है कि प्रशासन पर ये काम नहीं, प्रशासन पर ये नहीं लग रहा है, तो प्रशासन जो है हमको एक अपराध के लिए दोहरा दंड दे सकती है, ठीक है। लेकिन दोहरा दंड का एग्जाम्पल अगर हम इजीली वे में समझाएं तो मान लो कि कोई अधिकारी है, वो क्या किया कि करप्ट हो गया, ठीक है, तो जो प्रशासन है उसको क्या कर देगी, निकाल देगी, ठीक है, हटा देगी उसके पद से। तो एक तो सजा उसको प्रशासन ने दे दिया। अब ये जो बात है, करप्शन का मुद्दा न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय भी उसको दंड देगा। तो अब लग रहा होगा कि अरे एक अपराध के लिए 2 बार सजा क्यों दिया जा रहा है। तो बात को ये समझना है कि केवल और केवल न्यायालय 2 बार दंड नहीं देगी, ठीक है। तो न्यायालय ने तो एक ही बार दंड दिया ना, न्यायालय में जब पेश किया गया तो न्यायालय ने तो एक ही बार दंड दिया, लेकिन प्रशासन का जो दंड है वो दोहरा दंड में शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन 2 बार दंड दे सकती है। किसी को पकड़ के ले जाती है प्रशासन जेल में किसी भी अपराध के लिए, तो दम भर कूटती है ना, वो ये नहीं देखती कि हम 1 बार पीटे कि 4 बार पीटे उस इंसान को, ठीक है। तो प्रशासन पे नहीं लग रहा है ये। प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन दोहरा दंड देगा पर न्यायालय नहीं देगा। तो ये भी समझ में आ गया दोहरा जोखिम और दोहरा दंड का क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का स्वतंत्रता, ठीक है। तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता आखिर है क्या, इसको भी समझते हैं। तो पहले इसको रिमूव कर लेती हूँ। तो अब हम अपने तीसरे बिंदु पे चलते हैं, क्योंकि पहला बिंदु भूतलक्षी विधि का निर्माण है, दूसरा दोहरा दंड और दोहरा जोखिम नहीं दिया जाएगा। प्रशासन दे सकती है दोहरा दंड और दोहरा जोखिम, क्योंकि प्रशासन अगर आपको अनुशासनहीनता के जुर्म में पकड़ती है और आप 2 बार पकड़े गए, 2 बार कूटे जाओगे उसके द्वारा, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, सड़क पे लड़की को छेड़ते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर के बगल में ही आपने किसी लड़की को छेड़ा, प्रशासन ने देखा कूट दिया, फिर आप बाजार गए, वहां भी आप यही हरकत करते हो, वहां भी प्रशासन देखेगी आपको कूट देगी। तो एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंड, लड़की छेड़ रहे हो आप ना, तो एक अपराध हुआ आपका, ठीक है, उसके लिए आपको 2 बार दंड मिल रहा है। लेकिन न्यायालय ऐसा नहीं करेगी, एक अपराध का 1 ही बार दंड देती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो तीसरा बिंदु है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता। तो इसमें देखो, अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको पुलिस पकड़ेगी और पुलिस बहुत आसानी से आपको कूट काट के आपको क्या करेगी, ये आपको आप ही के खिलाफ, मतलब आपसे कबूल करवा लेगी कि ये जो क्राइम है आपने किया है। तो पुलिस क्या करेगी कि आपको दंडित करेगी। और बहुत लोग क्या होंगे, पुलिस के दंड से क्या होते हैं कि ये कबूल कर लेते हैं, अगर वो क्राइम नहीं भी किए हैं तो क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं कि नहीं मैंने ये क्राइम किया है। तो बयान जो है वो क्या करती है, पुलिस मार पीट करके भी व्यक्ति से बयान ले लेती है। तो न्यायालय का ये कहना है, देखो लोकतंत्र की बहुत अच्छी अभी आपको एक उदाहरण मिलेगा ये स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता में, कि न्यायालय जो है ना वो आपके बयान को नहीं मानेगी। अगर मैं कोई अपराध करती हूँ या नहीं करती हूँ, अगर मान लो किसी चलो मैं अपना एग्जांपल नहीं देके ए और बी का देती हूँ। मान लो ए जो व्यक्ति है उसको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने क्या किया, इससे बयान ले लिया कि मतलब इससे कबूल करवा लिया कि हाँ ये अपराध इसी ने किया है। और पुलिस के पास तो बहुत तरीका है, अच्छे तरीके से इसको पीट पाट देगी, तो ये तो बोल ही देखा डर के मारे। तो न्यायालय जो है ना वो साफ साफ बोलती है कि व्यक्ति के बयान का न्यायालय के समक्ष कोई वैल्यू नहीं है। न्यायालय व्यक्ति के बयान को नहीं मानती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर कभी आपके साथ भी हो तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो बयान है वो किसी काम का नहीं है। अगर आप बोल देते हैं कि नहीं चलो ये अपराध मैंने किया है, उसको भी न्यायालय के सामने कोई उसकी मान्यता नहीं है। और अगर आप ये बोलते हो कि मैंने ये अपराध नहीं किया, उसकी भी न्यायालय के सामने कोई मान्यता नहीं है। बात यह है कि जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका व्यक्ति के बयान को नहीं मानती, वो क्या मानती है, सबूत को देखती है, गवाह को देखती है, ठीक है।
व्यक्ति के बयान को नहीं मानती। अब देखो, अब क्या है कि ऐसा क्यों करती है हमारी न्यायपालिका। तो देखो, एक चीज याद रखिएगा कि हमारे न्यायपालिका में क्या है कि आपके पास स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? तो अपराधियों को भी मौलिक अधिकार मिला है, अपराधियों को भी स्वतंत्रता मिला है कि उन पे क्या होगा, भूतलक्ष्य विधि का निर्माण नहीं होगा, उनको एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसीलिए कभी कभी डायलॉग में सुनते हैं, 1 खून करेंगे तब भी फांसी की सजा, 10 खून करेंगे तब भी फांसी की सजा, ऐसे डायलॉग आपने सुना होगा। फिर स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको जबरदस्ती कोई जबरदस्ती गवाह, मान लो आपको खुद ही बयान दिलवा देता है पुलिस जबरदस्ती कि नहीं, आप ये अमुक जो क्राइम है वो आपने किया है, तो इसके प्रति भी न्यायालय आपको स्वतंत्रता दे रही है। न्यायालय क्या कर रही है कि वो आपके बयान को नहीं मान रही, वो वहाँ पे सबूत देखेगी। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि, और हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा है, और ये लंबा होने का कारण भी है कि हमारे देश में एक चीज़ बहुत प्रचलित है। हमारे न्यायपालिका का ये कहना है, हमारे देश के संविधान का ये कहना है कि देखो, 100 अगर अपराधी छूट जाते हैं तो चल जाएगा, पर एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, सबूत इकट्ठा करना, गवाह, और एक चीज़ और आप देखिए, अब सबूत और गवाह की बात हो रही है तो सबूत और गवाह में आगा गहरा कुछ भी नहीं आपका सबूत और गवाह माना जाएगा, ठीक है। पुलिस एविडेंस एक्ट होता है, एक मिनट, पुलिस एविडेंस एक्ट। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी सबूत होगा और जो भी गवाह के बारे में उल्लेख किया गया है, सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका उसी को वैल्यू देगी। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए, ब्लड सैंपल हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सबूत लाइएगा या फिर कोई भी गवाह लाइएगा तो उसको न्यायपालिका क्या करेगी, मान लेगी, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो बातें होंगी न्यायपालिका सिर्फ उसी को वैल्यू देगी। क्लियर? तो ये रहा आपका स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 20 में 3 बातें बोली गई है। पहला, अनुच्छेद 20 है क्या? तो अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधियों को भी क्या देता है, फंडामेंटल राइट देता है, अपराधियों को भी स्वतंत्रता देता है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, मतलब अपराधियों को ये संरक्षण देता है कि आप अपना दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब उनका जो दोष सिद्ध है उसके संबंध में भी उनको क्या दे रहा है, कुछ संरक्षण दे रहा है, अपराधी को भी संरक्षण दे रहा है। ये कौन बोल रहा है? तो अनुच्छेद 20 बोल रहा है। पहला क्या है कि भूतलक्ष्य विधि का निर्माण नहीं होगा, ये संरक्षण। दूसरा, दोहरा जोखिम, दोहरा दंड नहीं मिलेगा, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पे लागू होगा, प्रशासन पे नहीं। प्रशासन आपको अनुशासनहीनता के दौर पे पकड़ेगी तो अनुशासनहीनता के विरुद्ध वो आपको 2 बार पकड़ेगी, 3 बार पकड़ेगी, 4 बार पकड़ेगी, और उतना बार भी आपको कूट सकती है। तो प्रशासन जो है उस पे ये लागू नहीं हो रहा। प्रशासन आपको दोहरा जोखिम, दोहरा दंड देगी अनुशासनहीनता के विरुद्ध, ठीक है। थर्ड में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें जो आपका व्यक्तिगत बयान है उसको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, न्यायपालिका की द्वारा सबूत और गवाही देखी जा रही है। क्योंकि न्यायपालिका को अच्छे से पता है कि पुलिस क्या कर सकती है, आपको पीट के आपका जबरदस्ती बयान ले सकती है। तो सबूत और गवाही में भी सबको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, सबूत और गवाह में भी जो पुलिस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत संविधान में लिखा हुआ है सिर्फ उसी को वैल्यू मिलेगा। तो ये रहा अनुच्छेद 20। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने तरफ से आपको बेहतर समझा पाई हूँ, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और कल हम चलेंगे अनुच्छेद 21 की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।